Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series, the series called as Reverse Engineering to Crack UPSC Civil Service Examination. अब तक हम इसके 7 सेशंस कर चुके हैं. ये 8th सेशन है और मुझे ऐसा पूरा यकीन होता जा रहा होगा और शायद तुम्हें भी यकीन हो रहा होगा कि तुम्हें इसका बड़ा ह्यूज एडवांटेज मिलने वाला है. व्हेन यू गो फॉर दिस एग्जाम, तब तुम्हें मेरी याद आएगी कि एक तरीका बता दिया मैंने तुमको, हाउ टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू एंश्योर कि इस एग्जामिनेशन में आप स्कूल लेवल अप्रोच ना लाइए, आप कॉलेज लेवल अप्रोच ना लाइए. मेक श्योर कि आपकी जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग है, वो सिविल सर्विस सेंट्रिक है. अगर ऐसे नहीं करोगे, यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक. यू आर बाउंड टू हैव अ वेरी मेजर इश्यूज, बिकॉज आपकी सारी मेहनत, सारी के सारा टाइम, जितना आपने पैसा लगाया, जितनी किताबें खरीदी, सब वेस्ट हो जाने वाला है. ऑल बिकॉज आप इसको स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हो. डोंट डू दैट पार्ट. यू विल नॉट बी अलाउड टू डू दिस पार्ट. मैं नहीं चाहता. इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक मेथड से पढ़ाता हूं और वो मेथड तुम्हें रियलिस्टिक चांस देगा टू क्रैक दिस एग्जाम. आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव के नाम से जाना जाता है. इस कोड को तुमने यूटिलाइज करना है, SIDLIVE. ये कोड यूटिलाइज करोगे तुम एवरी टाइम तुम प्लस क्लासेस में आओ, एवरी टाइम तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लो. प्लीज एंश्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, और तुम लार्जेस्ट टीम ऑफ अन अकेडमी के पार्ट बन जाओगे. अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको एक इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा. सो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल. इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए टू गेट अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. मुझे कोई भी ऐसी खबर आती है जो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जाम, मैं इसी चैनल पर शेयर करता हूं. और अगर आपके पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है, आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए और आपको मिल जाएगा द सेम एक्सेस टू द टेलीग्राम चैनल जिस तरह से उस लिंक को मिल रहा था. So we are on An Academy, the largest online learning platform in India. और भगवान ने चाहा तो one day we will become the world's largest online learning platform. Why? Because we have the best of the best educators from all over India on one platform. और ये केवल केवल पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए. इकोनॉमी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टिल द लास्ट डे वी आर विद यू, टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम. आज जो मैं मेथोडोलॉजी कर रहा हूं, वैसे मैं 7 सेशंस कर चुका हूं, लेकिन हो सकता है हमारी क्लासेस में कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो पहली बार आ रहे. इस मेथोडोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्यों बोला जाता है? बड़ा मुश्किल होता है छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करके यह समझना कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कैसे बनेगा. ज्यादातर स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से घबरा जाते हैं. घबराने वाली बात ही है, यार इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा स्टडी मटेरियल है, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे छोटे छोटे नुआंसेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? हाउ विल वी अल्टीमेटली अप्रोच कि इससे ये इतना बड़ा आंसर बनेगा कैसे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? आंसर्स बनेंगे कैसे? डोंट वरी, मैं इसको उल्टा पढ़ाने वाला हूं. मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाता हूं और उसको छोटे 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 स्प्लिट पार्ट्स में तोड़ देता हूं. जैसे मैं तुम्हें छोटे पार्ट से प्लेन बनाने को नहीं बोलता, मैं एक बड़े से प्लेन को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में तोड़ना सिखा देता हूं, ताकि तुमको एट द एंड ऑफ द डे ये कनेक्शन मिल जाए कि यार इतना सब कुछ जो पढ़ाया जाता है या पूछा जाता है उसको कनेक्ट कैसे करना है. तो अपने दोस्तों, दुश्मनों, सबको बता दो कि भैया ऐसे किया जाता है और फैलाओ उसको. लेट अस क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, एस्पिरेंट्स का एफर्ट वेस्ट ना हो, एस्पिरेंट्स के रिसोर्सेज वेस्ट ना हो. तो अपने दोस्तों, दुश्मनों में ये सारा का सारा वीडियो शेयर करो. लेट पीपल नो कि पढ़ते कैसे. 7 आउट ऑफ 79 क्वेश्चंस हम लोगों ने चैलेंज करके मेंस टेस्ट सीरीज में लेकर आए. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा होता नहीं है. होता है. मेहनत करोगे, शिद्दत से करोगे, स्पेशलिटी से करोगे, हार्डवर्क से आएगा. ऐसा करके हमने दिखाया है. सो ऐसे नहीं हमारे इतने सारे टॉपर्स बने. मेक श्योर दैट यू गिव योरसेल्फ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी. कोड यूज करो SIDLIVE एंड ज्वाइन अस.
अब मैंने पिछले सेशन में 5 क्वेश्चंस किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू मैराथन नहीं है कि जी सर 200 क्वेश्चंस पूछ लो हमारी जिंदगी बन जाए। सॉरी, मैं यहां पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, लेकिन मेरा इरादा है क्वेश्चंस को एड्रेस करवाना, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कराना, तो धीरे धीरे जाएगा। सब्जेक्ट जैसे मैं अपने प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मेरे प्लस स्टूडेंट्स को रात को 3 बजे फोन करके तुम वर्ल्ड का टफेस्ट पॉलिटी क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर दे देंगे। कैसे? मैंने उनको रटवाया नहीं है, मैंने उनको सब्जेक्ट उनके आत्मा में डलवा दिया, मैंने उनके ब्लड स्ट्रीम में, उनके डीएनए में चेंज हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तुम में से कुछ लोग जल्दबाजी में, यार ऐसा जल्दी से 200 क्वेश्चन पूछो हम भागते, सॉरी, यहां पर 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होले होले दुआ लगेगी, होले होले दवा लगेगी। मेक श्योर दैट यू आंसर दिस प्रॉपरली। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, नए क्वेश्चंस आने से पहले पिछले क्वेश्चन को रिवाइज किया जाएगा जो हमने पिछले सेशन में किया था। तो जो लोगों ने इसको मिस किया है वो पार्ट 7 ऑफ द राउंड देख लें, और इस पार्ट 7 में आप इसी वीडियो सीरीज के पार्ट 7 को देख लीजिएगा, तो तुम्हें इन क्वेश्चंस का कैसे एलिमिनेट किया गया, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया गया, वो समझ में आ जाएगा। दोस्त ऑफ यू हैव अटेंडेड, मैं अब 5 सेकंड दूंगा, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। Which amongst the following judgment of the Supreme Court held that, and I quote, fundamental rights are sacrosanct in nature? केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, IR कोहेलो केस। मैंने जानबूझ के ईयर्स नहीं डाले ताकि हिंट ना मिले, लेकिन हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी प्लस क्लासेस में भी और प्रीवियस वीडियो में भी। तो जिन लोगों ने मिस किया है फटाफट उसको देख लो, और जिन्होंने मिस नहीं किया 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 and 5। आंसर ऑफ कोर्स इज गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में पहली बार फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट बोला गया था। मेक श्योर दैट यू नो दिस पार्ट। कैसे बोला गया, क्यों बोला गया, क्या मतलब होता है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है। प्लीज इंश्योर कि आप उसका पार्ट बन जाओ और उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग with regards to election commission of India is or are true? ये प्लीज रिमेंबर, ये पार्ट 7 ऑफ दिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर ए, the members of election commission of India are barred from post retirement employment as per the constitution. B, the constitution provides the term of the chief election commissioner 65 years of age or 6 years in office. Both A and B, neither A nor B. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक मेजर ट्विस्ट है, एक मेजर गुगली है। लेट अस सी तुम इसको पकड़ पाते होगे नहीं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है वो तो पकड़ चुके होंगे, सर उसको उनको चिंता ही नहीं। जिन लोगों का ये मिस हुआ है, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस और इसको देख लो। जिन्होंने कर लिया है आंसर 1 2 3 4 एंड 5। सर ट्रू पूछा गया है, ट्रू दोनों ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये मेंशनड ही नहीं है कि पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, पहली बात है ही नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट में बार ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पार्ट ये जो था वो था ये कि 65 इयर्स ऑफ एज और 6 इयर्स इन ऑफिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट ऑफ 1991 में लिखा था। बहुत ही सॉलिड गुगली है, तुम इसको पिछले वीडियो को जाकर देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a directive to the state as per the constitution? A, to promote international peace and security. B, to maintain just and honorable relations between nations. C, both A and B. D, neither A nor B. बहुत ही मजेदार पार्ट, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता तो तुम सारे एक गलती हो जाएगी, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है। डोंट लेट गो ऑफ सच एन अपॉर्चुनिटी। लेट मी सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने अटेंड किया है 1 2 3 4 एंड 5। सो ऑब्वियसली ये आर्टिकल 51 की क्वेश्चन पूछा गया है और ये आर्टिकल 51 डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसीलिए ये एक डायरेक्टिव है। तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये यूपीएससी एक बार पूछ चुका है, एंड आई एम श्योर दे विल आस्क यू अगेन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन? A point of order motion should relate to the interpretation or enforcement of the rules of procedure and conduct of business of the House.
whether a point raised is a point of order or not is only decided by the presiding officer, both A and B, neither A nor B. बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड नो इन एंड आउट ऑफ दिस पार्ट. जिन लोगों ने इसको अटेंड किया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, और जिन लोगों ने नहीं किया है ओके, वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखे. मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन बोला भी क्यों जाता है, और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है या नहीं है ये कौन फैसला करता है. बोथ ऑफ दिस वर्क इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, और मेरी बात याद रखना, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पिछले राउंड का यानी कि पार्ट 7 ऑफ दिस एंटायर सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था. देखते हैं इसको, समझ में आते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज और आर ट्रू. तुम्हें इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा होगा कि ये इसी सेशन का पहले, थोड़े से पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन से डिराइव्ड है. तो तुम्हें बहुत सॉलिड मौका है टू बी एबल टू यूटिलाइज दिस. पहला चॉइस, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years or shall retire at the age of 65 years, whichever is earlier. 2. If the Chief Election Commissioner and the other election commissioners differ in the opinion on any matter, such matter shall be decided according to the opinion of the majority. 3. The date of enforcement of the constitutional provision regarding the Election Commission of India coincides with the date of adoption of the preamble. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, और इसी में यूटिलाइज है. जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ था 1 2 3 4 5, देखो मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं. मैं चाहता तो तुम्हें सीधा बोल देता कि प्रीवियस वीडियो देख लो जी, काम खत्म, लेकिन मैं तुम्हें रिवाइज भी करा रहा हूं. आंसर ऑफ कोर्स इज बी, क्योंकि ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, ये रॉन्ग है. और अगर ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. मैं तुम्हें इसी सेशन में तुम्हें एलिमिनेशन मेथड भी बता रहा हूं, ताकि तुमको समझ में आए कि एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एलिमिनेशन से किया जा सकता है. मोस्ट पीपल जो लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड नहीं हुआ, या पिछले साल, जब पिछले साल क्वेश्चन पेपर आया था तो मैंने एनालिसिस में, हम सब ने अनअकैडमी पे एनालिसिस किया, और मैंने बोला ये क्वेश्चन पेपर तो बड़ा सिंपल है, इसको एलिमिनेशन से किया जा सकता है. और लोगों ने जो शोर शराबा करना स्टार्ट, और सिद्धार्थ सर अपने आप को बहुत हीरो बनते हैं, एलिमिनेशन का वाला क्वेश्चन नहीं था. नादान परिंदों, केवल उनको एलिमिनेशन नहीं आती जिनको सब्जेक्ट नहीं आता. ऐसा हो नहीं सकता यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एलिमिनेशन ना हो. E2C2 फॉर्मूला है, एलिमिनेट 2 एंड चूज फ्रॉम 2. Eliminate 2 choices and choose from 2 choices. देखते हैं आज तुम क्या करते हो. आज हमारा जो राउंड है वो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से, और याद रखना जैसे जैसे हमारा राउंड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होते रहेंगे. ओके, लेट्स गो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. तो ये चल रहा है राउंड नंबर 8, पार्ट 8 ऑफ द सीरीज. Question number 1 coming your way. Identify the incorrect statements from the following regarding the fundamental rights. बहुत ध्यान से करना, भाग दौड़ करना मत, तुम लोग गिरोगे क्योंकि मैं गिराऊंगा. Article 19 subclause 1 subclause D provides for freedom of movement to all the people. Article 16 prohibits the state from discrimination in public office employment on the basis only of religion, race, caste, sex, residence, and place of birth. Article 19, subclause 1, subclause E does not have any reasonable grounds of restriction. 1 and 3 only, 3 only, ये बार बार only आ गया. 1, 2 and 3 and 1 and 2 only. आराम से आंसर दो, बहुत टाइम है. कितना टाइम है? 60 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं तुमको, हद होगी. 60 सेकेंड बहुत टाइम होता है बेटा, 60 सेकेंड बहुत टाइम होता है. बट मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि बहुत ध्यान से देखना इसको, ऐसा नजर गड़ा के देखना, वरना यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक. आराम से आंसर दो एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वेरी वेल. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. प्लीज ध्यान से देखना, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं,
ट्रैप मैंने बनाए, ये क्वेश्चन पेपर्स ये मैं बना रहा हूं, और जब मैं बना रहा हूं तो भाई कुछ तो ज्यादा ही दम होगा। ओके, तुम मानो या ना मानो, इस सब्जेक्ट में मुझे पकड़ने वाले बहुत कम है। सो मेक श्योर कि मैं अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ध्यान से देखो। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर मिलेगा तुमको, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, और 0 अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे। भैया अनअटेम्प्टेड काय को छोड़ोगे मुझे मालूम नहीं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आंसर दो। लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हारे पास बच गए हैं 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन तुम्हें इतनी सारी नॉलेज दे देगा कि तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। रेडी? तुम्हारे पास रह गए हैं 10 सेकेंड, क्विकली आंसर दो, फटाफट कमेंट्स में आंसर दो, और हिम्मत से आंसर दो, लेकिन बुद्धि भी यूज करो। एंड आंसर इज सी। व्हाट? तुम में से बहुत सारे लोगों को शॉक ऑफ अ लाइफ टाइम लगा होगा जब तुम्हें पता चला होगा कि ये तीनों ही चॉइसेस गलत है। कैसे यार? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या है? सर आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी है, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सब क्लॉज बी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लो सर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नादान परिंदो, तुम मेरे चक्कर में फंस गए। मेरी गूगली थी ही नहीं, मुझे मालूम था तुम इसी में इतना तुम्हारा इंजन का पेट्रोल खत्म हो जाएगा कि तुम इसको देखोगे ही नहीं। और तुम्हारा सारा पेट्रोल तो इसी में लग गया, जो ये 1 ABCD में करने का। इट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल पीपल, इट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अरे बाप रे बेटा, तुम्हारा मैंने सारा का सारा डीजल केरोसिन सब खत्म हो गया था ये ABCD खेलने में। ट्रैप यहां था, देखो मैंने तुमको कहां से गिराया, तुम लोगों को पता भी नहीं चला, तुम्हारा सारा एफर्ट लगा, और एग्जामिनेशन के बीच में तुमको ऐसा हवाएं आने लगती है, अरे देखो हमको सब याद है। बेटा वो पूछेंगे नहीं। सर दूसरा तो ठीक ही है, आर्टिकल 16 प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक ऑफिस एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। क्या हो गया सर? ये गलत तो हो ही नहीं सकता। ओनली रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, डिसेंट, DESCENT। इसको कौन याद रखेगा? अरे देखो मैंने तुमको कहां गिराया, तुम्हारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तुम्हें पता भी नहीं चला। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई डज नॉट हैव एनी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बेटा तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये मेंस का क्वेश्चन आ गया। ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड, इस टाइम क्वेश्चन है मेंस का, ये बताओ, ये मेंस का एक्चुअली क्वेश्चन आ गया कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का क्या क्या, या फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का क्या कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं? बताओ, तुम्हें पता भी नहीं चला। और ये कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो फंडामेंटल राइट विच डज नॉट हैव अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इन अदर वर्ड्स, ये सारी के सारी चॉइसेस गलत है। अगर तुमने ये आंसर ढंग से सोच समझ के दे दिया है तो याद रखना, तुम बहुत सही रास्ते पे निकल पड़े हो। यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बाई चांस रिपीट हो गया तो इस टाइम 5 की जगह 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? The orders of the Delimitation Commission in India cannot be called in question before any court. The Delimitation Commission is appointed by the President of India. One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बहुत ही डेंजर क्वेश्चन और आंसर है, बट ये रिलेटिवली सिंपल है वैसे। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग डीलिमिटेशन कमीशन ज्यादा पढ़ते नहीं है, बट इस टाइम पढ़ लेना, बिकॉज डीलिमिटेशन इज इन द एयर। हाँ सर, करंट अफेयर्स चल रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। 60 सेकेंड्स में आंसर दो,
+1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you left it unattempted. बहुत ही interesting question. Which of the following is or are correct? आराम से सोचो. देखो, करंट अफेयर्स मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बोलते हैं सिद्धार्थ सर करंट अफेयर्स कौन से साल तक पढ़ना है? 1 साल का पढ़ना है, 2 साल का पढ़ना है, 3 साल का पढ़ना है, 5 साल का पढ़ना है? मैं क्या बोलता हूं, करंट अफेयर्स साल दर साल मत गिनो. करंट अफेयर्स हमेशा देखो कौन सा रेलेवेंट है, क्या हो रहा है जो तुम्हें इस टाइम पर अचानक तुम्हारे स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस याद करा रहा है. तुम्हें मालूम है डिलिमिटेशन कमीशन क्वेश्चन आता है, स्टैटिक पार्ट में सिलेबस में है, इलेक्शंस के सिलेबस में है, जुडिशियल रिव्यू के भी सिलेबस में है, और आज अचानक तुमको खबर में सुनाई दे रहा है कि हाँ यार करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ रहा है या इसके बारे में न्यूज़पेपर में चर्चाएं हो रही है, अचानक वो रेलेवेंट हो जाएगा. सो अरे तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, 5 सेकंड और आंसर दे देते हैं. और आंसर ऑफ कोर्स इज सी. ये बहुत ही सिंपल था. मैंने तुम्हें बोला था इस क्वेश्चन में कुछ खास मेहनत लगेगी नहीं, लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन इज अमंग्स द ओनली कमीशन, ओके, आर्टिकल 329 के अनुसार द ओनली अमंग्स दोज डिसीजन जिसमें सुप्रीम कोर्ट यूजुअली डज नॉट इंटरफेयर और अदर कोर्ट्स डू नॉट इंटरफेयर. इसीलिए बोला जाता है कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट. ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ओके. ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है ढंग से, उनको सब्जेक्ट आता नहीं है और फिर वो टाइम पास करते, फिर बोलते एग्जाम टफ है. काहे कि एग्जाम टफ है, पढ़ोगे तो भी तो पास होंगे. सो अगर मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ ही लेता हूँ यार तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे. कहाँ चला गया? ओके. सो अगर मैं पढ़ रहा हूं आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहा हूं, ऑलराइट. तो यहां पर लिखा हुआ है बार टू द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स. इसमें लिखा हुआ है दैट the validity of any law relating to delimitation of constituencies or the ये A 329 subclause A, the validity of any law relating to the delimitation of the constituencies or allotment of seats to such constituencies made or purporting to be made under article 327 or 328 shall not be called in question in any court. अब मैं तुम्हें जो थोड़ा बहुत बताता हूं उसको भी समझो. क्या होता है कि हम लोग है ना कैन वी से दैट खेलते. देखो मैं तुम्हें यहां पे सिखा रहा हूं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. कैन वी से दैट होता है कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द कोर्ट. क्या मतलब होता है? इज इट आउटसाइड द कंप्लीट इंक्वायरी बाय द कोर्ट, इज इट अगेंस्ट, या फिर ये अगर पूरा रॉन्ग होगा तो क्या जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा. अब ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. हम लोग मतलब जब कोर्ट में ये मामला आएगा तो हम एज एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट इस पे आर्ग्यू करेंगे. तुम्हें यूपीएससी कभी इतना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं देगा कि तुम इसको इंटरप्रेट करेंगे. वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली वही वर्ड लिख देंगे जो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ में लिखा हुआ है. दे डोंट वॉन्ट यू टू बिकम अ जज, दे डोंट वॉन्ट यू टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर. तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे, नाइदर हेयर नॉट देयर. इसलिए जब तुम आंसर भी लिखोगे तो यही लिखना, ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन इन कमीशन इन इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट. अब इसका क्या मतलब है? ये जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर रहा है, नहीं अलाउ कर रहा है, क्या इसकी लिमिटेड इंक्वायरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्या प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, लीव इट टू द सुप्रीम कोर्ट. इतना डिटेल में तुम्हें जानने की जरूरत होती नहीं. क्वेश्चन नंबर 9. ओहो सर ये हो गया डेंजर क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अर्लीस्ट टू द लास्ट. मैंने क्वेश्चन बनाया, मैं बता देता हूं. इसका मतलब यह है कि पहला स्टेप क्या हुआ और लास्ट स्टेप क्या हुआ. प्रोसेस ऑफ पासिंग द बजट. 1 पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, स्क्रूटिनी बाय डीआरएससीज. जिन लोगों को नहीं समझ में आया डीआरएससीज, अरे ऐसे भी है क्या, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज. मैंने बाय चांस एग्जाम में आएगा तो पूरा आएगा ना सर, ऐसा थोड़ा ना पूरा पता हो. वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. तो इसको पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, चौथा क्या हुआ. तो 1 2 3 4 2 3 1 4 4 2 3 1 3 2 1 4. क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं टाइम देता हूं. सो नाउ गो फॉर इट. तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. अरेंज करो, बड़े ध्यान से देखो. 60 सेकेंड्स में
+1 -1 0। आराम से देखो, पहला स्टेप क्या होता है बजट पास करने का, मतलब इन चारों को अरेंज करो। पहला कौन सा स्टेप, दूसरा कौन सा स्टेप, तीसरा कौन सा स्टेप और चौथा कौन सा स्टेप। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हारा कितना कुछ टेस्ट हो रहा है, तुम्हारा पूरा पॉलिटी रिवाइज हो रहा है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर राइज करने लग जाएगा। तो अब तुम्हारे पास है 30 सेकेंड्स टू आंसर। 30 सेकेंड निकल चुके। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। Arrange the following in the order earliest to the last. The process of passing the budget. Passing of appropriation bill, scrutiny by DRSCs, voting on demand of grants or presentation of budget. और तुम्हारे पास रहेगा सिर्फ 8 सेकंड रह गए हैं, फटाफट आंसर दो। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0। अरे अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो यार, कोशिश तो करो, देखो तो सही कहां पर पहुंचते हो। एंड योर टाइम इज अप। वेरी गुड, आंसर इज सी। दैट मेरे को लगा ये वाला गलत है और मुझे लगा चॉइस है। सो कैसे सी है सर? देखो, इसको यहां से मत पढ़ो, ऑलराइट, इसको उल्टा पढ़ो। पहले फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं, हाँ सर। फिर बजट सेशन सस्पेंड हो जाता है। ओके, जब बजट सेशन सस्पेंड होता है तो डीआरएससी उनको स्क्रूटिनाइज करती है, हाँ सर। जब डीआरएससी स्क्रूटिनाइज करके खत्म हो जाती है, बजट सेशन दोबारा स्टार्ट आता है। तो वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है, जो कि सिर्फ लोकसभा में होता है। फिर वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स खत्म हो जाता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है और अप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया जाता है और खत्म। ओके, सीक्वेंस समझो। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज तुम्हें ये नहीं आता, ओके, घबराना मत। एग्जाम में सपोज ये नहीं आता यार, कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, नहीं याद आ रहा, अब क्या करे भैया, नहीं याद आ रहा, होता है ऐसे कभी कभी। घबराना मत। E2C2 मेथड का फॉर्मूला करना, टू एलिमिनेट, चूज फ्रॉम टू। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो इसको अब देखो, अब बुद्धि का प्रयोग करो। हर टॉपर जो होता है उसको सारे सब्जेक्ट सारी अच्छी तरह से डिटेल में नहीं आते और बड़ों बड़ों को कंफ्यूजन हो सकता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाइज लोगों की एग्जाम है, वो तुम में ऑफिसर क्वालिटी देखते हैं। व्हाट इज एन ऑफिसर क्वालिटी? ऑफिसर क्वालिटी, तुम कल बनोगे डीएम, तुम कल बनोगे आईपीएस ऑफिसर, तुम्हारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जैसा अभी कोविड-19 था। अब जो सोचो, कोविड-19 में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हैंडल करना था सिचुएशन को, उनको सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं मालूम थी कि भैया ये कब, कितनी खतरनाक बीमारी है, कितने साल चलेगी, कुछ नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैंने क्या बोला? इन द प्रेजेंस ऑफ इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन भी तुमको एक कंप्लीट डिसीजन लेना है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। कुछ नहीं आता मुझे, कुछ भी नहीं आता। मुझे ये तो मालूम है कि सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आकर बजट प्रेजेंट करेंगे, हाँ, इतना तो मुझे यकीन है। इनफ, व्हाट? इनफ। व्हाई? क्योंकि पहला स्टेप 4 है। हो गया मेरा आंसर। दिस इज वेरी पॉसिबल। ये तुम्हें लग रहा है कि ये मैंने अपने क्वेश्चंस में दिया है, सॉरी, ये तुम्हें लगता होगा। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखो, इसमें तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो गया, लेकिन 2 एलिमिनेशन ऐसा हो नहीं सकता सिविल सर्विस के एग्जाम में क्वेश्चन हो और उसमें 2 चॉइसेस एलिमिनेट ना हो। हमेशा होता है और हमेशा होगा। यू कैन नॉट बी मेड टू गो एंड कन्फ्रंट ऑल द 4 चॉइसेस टुगेदर, ये हो नहीं सकता। एंड दैट इज वाई तुम सिर्फ एक चॉइस पर इस पूरे खेल को खेल जाओगे। और अगर बाय चांस तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि ये प्रेजेंटेशन ऑफ बजट पहला स्टेप है, तो तुम्हें यह भी 100% मालूम होना चाहिए कि ये लास्ट स्टेप नहीं हो सकता। हाँ सर, बजट लास्ट स्टेप भी नहीं हो सकता। और अगर ये लास्ट स्टेप नहीं हो सकता ना मेरा बच्चा, तो भी ये तरीका है कि इसमें ये तीनों चॉइसेस में इसको लास्ट स्टेप बोला गया। अरे ये तो गारंटेड तुमको मालूम है कि यार ये लास्ट स्टेप नहीं हो सकता। इतना तो तुम्हें मालूम है यार, समवेयर इन द मिडल होगा। चलो जी, मेरे को कुछ और ख्याल आ भी गया। तुम इतना तो समझ सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर पहले दिन आएंगे, आखिरी दिन आके प्रेजेंटेशन ऑफ बजट नहीं करने वाले। तो तुमने मैडम सीतारमन या फिर उनसे पहले जो भी हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आपने देखा है। अगर तुम्हें ये लग रहा हो सकता है, एट मैक्सिमम ये लग रहा है क्या पता प्रेजेंटेशन ऑफ बजट से पहले कुछ और होता होगा,
हो सकता है यार, हर एक को गलत है और शक किसको नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो यकीन है ना कि वो लास्ट डे नहीं होता जो बजट स्पीच होती है। तो अगर तुम्हें इतना भी मालूम है तो तुम बाकी तीनों को एलिमिनेट करके उसको आंसर दे। कितने तरीके हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जिसे बोलते हैं द ब्रेड एंड बटर मेथड, जिसमें तुम्हें पूरा सब्जेक्ट आए, मैं तो चाहता हूं वो आए, मैं अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही पढ़ाता हूं, लेकिन डू यू रियलाइज कि ये सीरीज मैं तुम्हारे लिए क्यों लेकर आया? ये सीरीज लेकर आया हूं क्योंकि बहुत सारे तरीके, देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन। घबराने वाली बात नहीं होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, ये इज और आर ट्रू होगा, regarding the fundamental duties of citizens laid down in the constitution. The fundamental duties are justiciable, fundamental duties are amendable, fundamental duties are equally applicable on citizens and foreigners, fundamental duties are adopted from the constitution of USA. Select the correct answer, 1 only, 1 and 3 only, 2 only, 1 and 4 only. बहुत ध्यान से आंसर दो। मैं तुम्हें जो मेथड सिखा रहा हूं उसको यूटिलाइज करो। ये तुम्हारे नॉलेज का टेस्ट नहीं, तुम्हारे इंटेलिजेंस का टेस्ट है, ये तुम्हारे विजडम का टेस्ट है, ये तुम्हारी शार्पनेस का टेस्ट है, ये तुम्हारी आंखों का टेस्ट है, ये तुम्हारे E2C2 मेथड का टेस्ट है। एलिमिनेट 2, चूज फ्रॉम 2। 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास और तुम मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे जब तुम्हें यह सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा कि यार एक मेथड था, यार एक तरीका था, उसको अप्रोच करते तो आंसर आ जाता। तुम्हारे पास है 60 सेकंड, उसमें से 20 सेकंड निकल गए, मान के चलो 40 सेकंड। चलो आंसर दो। Which of the following is or are true regarding the fundamental duties of citizens laid down in the constitution? आराम से आंसर दो और समझने की कोशिश करो। मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कि कम से कम जो मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेथड, उनको तो सब्जेक्ट ही इन एंड आउट मालूम पड़ गया होगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा कि आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, इन एंड आउट तुम्हारे डीएनए में होना चाहिए। उसमें मुझे कोई वो नहीं है कि भैया मत करो यार, सब्जेक्ट कम करो ज्यादा करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि हो सकता है तुम्हें इवन आफ्टर कंप्लीट नॉलेज लास्ट डे ऑन द एग्जाम कंफ्यूजन हो जाए। घबराओ मत, देयर आर वैरायटी ऑफ मेथड्स और मैं तुमको वो सारे मेथड्स बता दूंगा जो हेल्प कर सकता है तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करने को, इवन व्हेन यू गेट कंफ्यूज विद द काइंड ऑफ कोर नॉलेज जिसकी जरूरत है। तुम्हारे पास रह गए हैं 10 सेकेंड्स और आंसर देने को तैयार हो जाओ। 1 only, 1 and 3 only, 2 only, 1 and 4 only. Great. And answer is C. तो पहले जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है दैट इज 2 ओनली, पहले मैं उनको बहुत मुबारकबाद करूंगा कि उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट मी एक्सप्लेन ये सी कैसे है। एलिमिनेशन का मेथड मेरे लिए बड़ा जरूरी है। ओके, सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो हमने एक्चुअली 1-2 सेशन पहले भी किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं होते, दे आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ, दे आर मियरली रिमाइंडर्स। स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनाई गई थी, जिसने जो इमरजेंसी के टाइम पे बनी थी और जिसकी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये आर्टिकल 51 कैपिटल ए डाल दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज डाला गया, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया। बहुत क्लियरली रिकमेंडेशंस इसी थी कि दीस आर गोइंग टू एक्ट मियरली एज रिमाइंडर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं कितने तरीके बताता हूं। सबसे पहले है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल नहीं है, और ये हमने पिछले सेशन में या पिछले से पिछले सेशन में एक बार चेक कर लेना, उन वीडियो में एक क्वेश्चन आया भी था, विच आर द फॉलोइंग आर जस्टिसेबल। अगर ये 1 गलत होता है तो ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है और ये भी गलत होता है। लो जी, गेम ही ओवर हो गया। चलो नहीं यार सर, हमें ये वाला नहीं आता था। अच्छा चलो नेवर माइंड यार, कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अमेंडेबल। तुम्हें मालूम है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ये कुछ अजीब सा 86 लग रहा है, मैं इसको पेन से लिखता हूं। हाँ, ये क्या है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11th फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट की गई थी, जो तुम्हें याद है एजुकेशन से रिलेटेड थी। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट है, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है वो अमेंड किया जा सकता है। हां, यानी कि ये अमेंडेबल है। अगर ये अमेंडेबल है तो 2 ठीक है,
यहां पर कहीं भी 2 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहां लिखा हुआ। अरे हाँ, दूसरी चॉइस। तो पहली आंसर आता तो भी पता चल जाता, दूसरा भी पता चलो नेवर माइंड। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली एप्लीकेबल। देखो कितने तरीके से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और तुम्हारे मुंह से आहा निकल रहा होगा, ओके, मन से तुम्हारी खुशियां निकल रही होगी, बल्ले बल्ले हो रहा होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। सर ये हमको नहीं मालूम हो सकता, रुको, इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ, ओ हे भगवान, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ऑन सिटीजन्स ओनली। तो भैया ये ऑटोमेटिकली समझ में आ सकता है कि ये रॉन्ग चॉइस होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। मुझे लगता नहीं है कि जिसने बेयर मिनिमम सिविक्स की भी तैयारी की होगी ना, बेयर मिनिमम जिसने सिविक्स की भी तैयारी की, उसको भी मालूम है कि ये कम्युनिस्ट अप्रोच था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से लिया गया था, ये सबको मालूम है, मुझे गारंटेड मालूम है। ये वाला जिसको नहीं भी आता होगा ना, वो भी गलत कर देगा और रादर समझ जाएगा कि ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत हो गया, और ये कम से कम 2 किसी भी हाल में एलिमिनेट होते। एंड इसी को बोला जाता है E2C2 मेथड। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। पढ़ने वाला होना चाहिए मेरा बच्चा, पढ़ाने वाला होना चाहिए, और रोज गोल 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 घूम के सेम गलतियां करके अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इस एग्जाम के लिए एक स्पेशल एजुकेशन होती है, एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होती है, एक स्पेशल अप्रोच होती है। अपना समय व्यर्थ मत करिए, ओके, और अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिचुएशन। आज हम लोगों ने यहीं तक ही करना है। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अस एट अनअकैडमी। हमारी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करो, तुम्हारे फायदे की बात है। यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, और ये अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है जिसमें यू कैन विन रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ पूल ऑफ 40 करोड़ रुपीस। डू यू रियलाइज कि शायद ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इतनी मदद करना चाहती है टू द एस्पिरेंट फ्रेंड्स कि यार अगर तुम्हें मनी की प्रॉब्लम है, डोंट वरी, हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। 50 MCQs करना है 60 मिनट्स में, नवंबर 13 को 11 बजे। इस कोड को स्कैन कर लो, यू कैन एनरोल फॉर फ्री, और हम तुम्हें मौका दे रहे हैं कि तुम्हें इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए कि तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल ट्रबल है कम से कम वो तो अनअकैडमी संभाल लेगी। ऑल्सो ऑप्शनल कार्निवल चल रहा है, और ये अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये मेरा PSIR का बाइलिंगुअल कोर्स चल रहा है, एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर कोर्स, डोंट मिस दिस। तो आपको मैं फिर बार बार बोलता हूं, प्रीलिम्स हो जाएगा ना सर, फिर हम ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ऐसी गलती मत करना, पैरेलल प्रिपरेशन करो, और PSIR करना है तो एक बार हजारों एस्पिरेंट से पूछ लो मैं कितना डिटेल में पढ़ाता हूं। बी अ पार्ट ऑफ इट, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और ये है UPSC EPFO, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड्स कमिश्नर के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है, यू आर फ्री टू ज्वाइन अस एट अन अकेडमी। किसी भी केस में यूज द कोड SIDLIVE। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स, take a wise decision, but take it now. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.